हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का भी जो पेपर सेट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एन एमिटर इज डैश इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उस समय तक की ही जो है रीडिंग बताता है। एक टेबल भी है, ठीक है, इसमें मैंने जो है थोड़ा सा इस दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जो है सिर्फ उसी समय की रीडिंग को बताता है। जैसे मैं अभी वोल्ट मीटर लगाऊँ तो वो जो है वो 230 वोल्ट दिखा देगा। ठीक है, बस उसने यही बताया है कि अभी वोल्टेज 230 वोल्ट है। 5 मिनट बाद कितना होगा, 1 घंटे के बाद कितना होगा, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के? ये हो जाते हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, वैट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर। तो ये सभी आ जाते हैं किसमें? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट अभी की रीडिंग नहीं बल्कि अब तक के टोटल जो रीडिंग है वो बताता है। मतलब कि सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हैं किसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर का। घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा होता है वो ये नहीं बताता कि अभी कितना बिजली चल रही है, वो क्या बताएगा कि आज तक आपने टोटल कितना बिजली जो है वो खर्च की है। मान लो पूरे महीने में आपने 250 यूनिट बिजली खर्च की है, तो मीटर पर 250 किलोवाट आवर दिखाएगा। इसलिए इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब कि अब तक के जो है कितना हुआ है टोटल वैल्यू। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था? एनर्जी मीटर। और एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट सिर्फ रीडिंग नहीं दिखाता बल्कि उसका रिकॉर्ड भी बनाकर रखता है। मान लो किसी फैक्ट्री में वोल्टेज सुबह 220 वोल्ट था, दोपहर में 230 वोल्ट हो गया, शाम को 240 वोल्ट हो गया। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इन सभी वैल्यूज़ का पूरा रिकॉर्ड बना देगा। बाद में देखकर पता चल जाएगा कि किस समय कितना वोल्टेज वहाँ पे था। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि पूरा हिस्ट्री जो है वो संभाल के रखता है। तो अब एमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हुआ? ये हुआ ऑप्शन नंबर 1, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, होप आपको ये जो है तीनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डैश एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम इंक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज, डिक्रीज, इंक्रीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंस्ट्रूमेंट में 3 टॉर्क जो है वो काम करते हैं। तो पहला डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है जो पॉइंटर को चलाता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क जो पॉइंटर को सही रीडिंग पर रोकता है, और तीसरा हो जाता है डैम्पिंग टॉर्क जो पॉइंटर को बार बार आगे पीछे जो है हिलने से रोक देता है। मतलब कि एक स्थिर मतलब कि एक स्टेडी पॉइंट उसको ये देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क जो पॉइंटर को बैलेंस पोजीशन पर रोकता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क बढ़ने पर क्या करता है। यानी पॉइंटर जितना मूव करेगा रिस्टोरिंग फोर्स का बिहेवियर क्या होगा, ये जो है हमको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क का मेन काम होता है पॉइंटर को इक्विलिब्रियम पोजीशन तक के लाना और डिफ्लेक्शन को बैलेंस करना। स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पॉइंटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है स्प्रिंग ज़्यादा ट्विस्ट होती है और इसीलिए कंट्रोलिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब कि ये क्या है? ये है डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज। नेक्स्ट है व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कम्स टू रेस्ट in the final deflection position dash, only controlling torque act, only deflecting torque act, both deflecting and controlling torque act, या फिर none of the above। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब पॉइंटर फाइनल स्टेडी पोजीशन मतलब कि रेस्ट पोजीशन में आ जाता है तब इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से टॉर्क एक्ट कर रहे होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर क्या होता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर तब स्टेबल होता है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है। इस कंडीशन में जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को मूव करने की कोशिश करता है और कंट्रोलिंग टॉर्क उस मूवमेंट को बैलेंस करता है। मतलब कि फाइनल स्टेडी पोजीशन में टी डी इक्वल्स टू टी सी, ये दोनों टॉर्क प्रेजेंट होते हैं और बैलेंस में होते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चलाता है मतलब मूव्स द पॉइंटर, कंट्रोलिंग टॉर्क स्टॉप्स द पॉइंटर। एंड वन मोर टॉर्क वाज देयर, डैम्पिंग टॉर्क, तो ये क्या करता है, ऑसिलेशंस को रोकता है। नेक्स्ट है, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर सॉफ्ट स्टील। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर का रोल होता है स्केल पर रीडिंग शो करना, इसलिए पॉइंटर का जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लाइट वेट हो, मतलब कि जो फास्ट रिस्पांस मिले हमें उससे, नॉन मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट ना हो, इसलिए जो है वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। गुड विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि इजीली रीड हो सके। तो इन सभी क्वालिटीज़ को देखते हुए जो एल्यूमिनियम है वो बेस्ट सूट होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन द फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज 0, कंट्रोलिंग टॉर्क इज 0, डैम्पिंग टॉर्क इज 0 या फिर बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आर 0। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डैम्पिंग टॉर्क इज 0। तो जब पॉइंटर फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन मतलब कि फाइनल रीडिंग पर पहुंच जाता है तो वो रुक जाता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी भी पॉइंटर को आगे घुमाने की कोशिश करता है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क उससे पीछे खींचने की कोशिश करता है, मतलब कि फाइनल पोजीशन पर दोनों जो है वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। लेकिन डैम्पिंग टॉर्क केवल तब काम करता है जब पॉइंटर चल रहा होता है, मतलब कि जब उसकी मूवमेंट होती है। तो फाइनल पोजीशन पर पॉइंटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, वो 0 हो जाती है। इसलिए जो डैम्पिंग टॉर्क है वो भी कैसा हो जाता है, वो भी 0 हो जाता है। तो ये होगा इसका आंसर, डैम्पिंग टॉर्क इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडी करंट डैम्पिंग डिस्क और फॉर्मर इज मेड ऑफ अ मटेरियल दैट इज, ऑप्शन ए कंडक्टर बट नॉन मैग्नेटिक, कंडक्टर बट मैग्नेटिक, नॉन कंडक्टर एंड नॉन मैग्नेटिक, नॉन कंडक्टर बट मैग्नेटिक। तो एडी करंट डैम्पिंग में पॉइंटर के साथ एक डिस्क या फॉर्मर लगा होता है। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इसके अंदर एडी करंट बनने लगती है। तो एडी करंट बनने के लिए मटेरियल का कंडक्टर होना ज़रूरी है, लेकिन मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो और इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग सही से नहीं आएंगी। इसलिए डिस्क या फॉर्मर के लिए एल्यूमिनियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंडक्टर बट नॉन मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, although one can find its use in dynamometer, wattmeter, hot wire ammeter, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर या फिर केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। तो नॉर्मली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि इससे पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत कम होता है और एडी करंट डैम्पिंग जो है वो यूज़ नहीं करते, इसलिए जो है इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ठीक है, ये एक लाइन भी मैंने दे दी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट एडी करंट डैम्पिंग नहीं होती और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें यूज़ हो सकती है।
नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर AC वर्क ओनली, DC वर्क ओनली, बोथ AC एंड DC, या फिर नन ऑफ द अबव। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डीसी को ही मेजर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीसी में करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए कॉइल पर हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगता है और पॉइंटर सही रीडिंग दिखा देता है। लेकिन अगर एसी देखेंगे तो करंट जो है हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन बदलता है और इससे टॉर्क भी जो है बार बार डायरेक्शन बदलेगा और उसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, इसलिए पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, DC वर्क ओनली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल ऑफ अ मैग्नेट the scale of a permanent magnet moving coil instrument is uniform because of effective eddy current damping. External magnetic field have no effect. It is spring controlled. It has no hysteresis losses. तो जो PMMC इंस्ट्रूमेंट में जो है कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से मिलता है। स्प्रिंग का कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और साथ ही PMMC में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए पॉइंटर बार बार मूव करता है और जो स्केल है वो यूनिफॉर्म बनती है। इसीलिए इस MCQ में सबसे सही आंसर जो है वो है इट इज़ स्प्रिंग कंट्रोल्ड। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं ये चीज़ें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको याद रखना चाहिए कि PMMC में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में ये क्या होता है, ये होता है स्प्रिंग कंट्रोल, जिससे कि यूनिफॉर्म स्केल बनती है। और अगर मूविंग आयरन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये AC और DC दोनों के लिए चलता है। ये जो है ये सिर्फ DC के लिए वर्क करता है और ये जो मूविंग आयरन है AC एंड DC दोनों के लिए चलता है और इसमें क्या रहती है, इसमें रहती है नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आज के। होप आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।